बड़ी खबर जान लीजिए आप। महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता हैं विरोधी पक्ष के प्रवीण दरेकर। प्रवीण दरेकर ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिखकर मांग की कि उद्धव सरकार के हाल के फैसलों की जांच की जाए। प्रवीण दरेकर ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है और इस बातचीत में वो कह रहे हैं कि वो राज्यपाल से जांच की मांग करेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने जवाब मांगा है सरकार से कि आखिर आनन फानन में ये जीआर क्यों जारी किए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर ने इस बाबत में राज्यपाल को शिकायत दी थी। हमारे साथ मौजूद है प्रवीण दरेकर साहब। सर, आपने जो शिकायत दी थी राज्यपाल को और आज वो जवाब मांगा गया है। नहीं, मुझे लगता है मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो प्रतिपक्ष नेता करके मैंने जो खत लिखा था उसकी दखल उन्होंने ली है और सरकार को इसी तरह के जीआर निकालने के बारे में पूछा है, उनसे रिप्लाई मांगा है और उचित कार्रवाई करने का उनका जो निर्णय है उसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि आखिर ये लोगों का पैसा है और 2-4 दिन में ऐसा हजारों की संख्या से जीआर निकालना, कई लोगों का हित जताना ये उचित नहीं। ये कॉन्ट्रैक्टदारों का, कई लोगों का हित संरक्षित करने का काम हो रहा है और इसके पीछे बड़ा गैर व्यवहार। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये अनुचित है? क्या क्योंकि सरकार का जो नंबर्स है जिसको लेकर के लगातार कहा जा रहा है वो अल्पमत में है, बहुमत में नहीं है, तो महाराष्ट्र की स्थिति वोलेटाइल है। सरकार माइनॉरिटी में है, 52 के ऊपर एमएलए बाहर है, उनको सरकार का समर्थन नहीं है। तो इसी तरह का वातावरण होते हुए सरकार के मंत्री बाहर है, ये उचित नहीं है। इसलिए हमने मांग की थी और वो मांग के ऊपर कार्यवाही करने का राज्यपाल महोदय ने निर्णय लिया। मैं उनका स्वागत करता हूं। सरकार की क्या मंशा हो सकती है? आनन फानन में आप लोग कह रहे हैं जो इसके पीछे गैर व्यवहार की आशंका है, क्योंकि 500 जीआर अपलोड करना और हजारों जीआर अपलोड नहीं करना, तो इसके पीछे आशंका है। क्योंकि ये सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बदली के बारे में, काम के बारे में वो संशयास्पद है, इसलिए हमारी ये मांग है। और संजय राउत से जब इसी पे सवाल पूछा गया तो उनका कहना है कि राज्यपाल के पास में पहले से बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, पहले 12 विधायकों के मामले में तो फैसला ले लें वो। नहीं, संजय राउत का मानसिक संतुलन अभी बिगड़ा है, तो वो क्या बोलते हैं उसके ऊपर ज़्यादा बारकाई से ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक इस सबके बीच में डेवलपमेंट ये हुआ है कि राज ठाकरे को लेकर के एक फिल्म आई है ओटीटी पर, जिसको लेकर के जो है उन्हीं की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि क्या ये सेंसरशिप है, क्योंकि आनंद दीघे ने उनसे कहा था कि आप हिंदुत्व की जिम्मेदारी संभालिए, लेकिन वो पार्ट जो है फिल्म से गायब है। मुझे बाकी कौन सी चीज़ पे बात नहीं करनी। बस एक आखिरी सवाल और आपसे और जानना चाहूंगा। इस सबके बीच में एक खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे की बात हुई थी 21 तारीख को, ऐसी कोई जानकारी कि सरकार बचा ली जाए? उस मुझे कुछ मालूम नहीं, उस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन साफ तौर पर ये जीआर को लेकर के जरूर कहा जा रहा है कि जीआर जिस तरीके से जारी किए गए वो सही नहीं था तरीका, और इसी वजह से उनको लेकर के शिकायत दी थी और अब राज्यपाल ने जो कार्रवाई की है वो पूरी तरह से न्यायोचित है। सहयोगी कैमरा पर्सन प्रसन्ना के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो जब अल्पमत में एक तरीके से उद्धव सरकार आ गई है तो आनन फानन में इतने फैसले क्यों ले रही है? इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रवीण दरेकर बीजेपी के नेता को आप सुन रहे थे। और कुल मिलाकर जो बीजेपी है अब वो सत्ता में वापसी के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त है। किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस गुट के पास आंकड़ा नजर आ रहा है सत्ता में पहुंचने का, उसी की जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय। बिल्कुल रोमाना, ये देख लेना बहुत जरूरी हो जाता है महाराष्ट्र के मौजूदा संकट में कि आखिर सत्ता का समीकरण बन क्या रहा है इस समय। और ऐसे में जब ये बार बार कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी की सरकार बनेगी, तो बीजेपी की सरकार का जो आंकड़ों का अंक गणित है वो क्या कहता है? दरअसल महाराष्ट्र की जो विधानसभा है उसमें कुल सदस्य संख्या 287 की है, और अगर बागी विधायक सदन में मौजूद नहीं रहते हैं, यानी ये 39 विधायक जो गुवाहाटी में हैं, अगर वो नहीं रहते हैं तो सदन की संख्या जो है वो घटकर आ जाती है 248। यानी बहुमत का आंकड़ा जो है वो 248 पे तय होगा, और ऐसे में जो बहुमत की जरूरत होती है वो आ जाती है 125 पर। और अब 125 के गणित में बीजेपी कैसे फॉर्मूला बैठाती है उसको भी जरा आप देख लीजिए। बीजेपी के पास अपने 106 विधायक हैं
और निर्दलीय 7 विधायक उसके पास आ जाते हैं। शिंदे गुट के भी अगर के साथ जो निर्दलीय हैं कुछ और, वो अगर बीजेपी के साथ आ जाते हैं, यानी 11 विधायक और एमएनएस का 1, बहुजन विकास अघाड़ी के 3, तो ये आंकड़ा बन जाता है 128 का। यानी 128 का वो आंकड़ा जो 125 के आंकड़े से 3 ज्यादा है, यानी बीजेपी का गणित बैठ जाता है। और गणित किसका खराब होता है? गणित खराब होता है अगर सदन में इस समय में अगर 39 विधायकों को छोड़ दें, तो ये उद्धव सरकार की स्थिति फिलहाल कुछ ऐसी नजर आ रही है, जब शिवसेना के पास केवल 16 विधायक बचे हैं और 53 एनसीपी के 2 विधायक हैं। लेकिन ये 2 विधायक जो कम हुए हैं 53 में से, ये अजित पवार समेत जिनको कोरोना हो गया है, इस कारण से अगर आज की स्थिति में परीक्षा होती है तो एनसीपी के पास केवल 51 विधायक बचते हैं, कांग्रेस के 44, समाजवादी पार्टी के 2, निर्दलीय 3, यानी कुल आंकड़ा जाके बैठता है 116 का। यानी ये आंकड़ा जो है ये 125 के आंकड़े से कम है। यानी आज की स्थिति में अगर आंकड़ों की अग्नि परीक्षा होती है तो इस आंकड़ों की अग्नि परीक्षा में उद्धव सरकार संकट में है, अल्पमत में है, सांसद में है, और यही जो पूरा गणित है यह तय करेगा कि महाराष्ट्र में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा। ओवर टू यू रोमाना। बिल्कुल, तो अल्पमत में उद्धव सरकार और देवेंद्र फडणवीस का सत्ता में आने का रास्ता आसान। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।